ससुराल वालों ने महिला की पिटाई। महिला ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर कुमार सिंह है। हाँ। ये मेरी छोटी सिस्टर है। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ ये हुआ था, इनके ससुराल वाले हैं ना, ससुराल वाले इनको प्रताड़ित करते हैं। इनके जो घर वाले हैं 4 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं। अब उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है और इनके एक दो बच्चे हैं। इनको लेके मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मारते रहते हैं, खाना वाने को भी नहीं देते हैं। इसकी वजह से इसने मेरे को कल, उस दिन परसों की बात है, परसों मेरे को फ़ोन किया था कि अब ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैं पहुंचा था वहाँ पे, इन्होंने तो मेरे को फ़ोन पहले ही कर दिया था। वहाँ पहुंचा था तो आरेंदर और कौशल तोमर और इनके जो ससुर जी हैं, इनको फांसी पर लटका रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे देख के एकदम हड़बड़ा गए थे। मैंने इसको बचाया, जैसे तैसे इसको बचाया और फिर मुझे भी इन लोगों ने बहुत मारा था, पकड़ के बंद करके मुझे भी। मैं वहाँ से भागा। क्या नाम है उनके? आरेंदर नाम है उनका, कौशल तोमर नाम है, और ममता उनकी वाइफ है। आरेंदर की वाइफ है ममता जी। आप इनको लेकर चौकी गए? इनको लेकर चौकी गए। चौकी वालों ने मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं, थाने नहीं गया था। थाने से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ एसएसपी के पास। थाना कौन सा लगता है? थाना भमोरा लगता है, सॉरी फरीदपुर लगता है, फरीदपुर लगता है। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे न्यायालय में मेरी बहन की ज़िंदगी की खतरा है। मैं चाहता हूँ इसकी सपोर्ट हो, इसका पूरा कार्रवाई करी जाए। और उनकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो चौकी वाले लोग हैं वो कोई भी सपोर्ट मेरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो जेसीबी वगैरह जब चलाते रहते हैं तो उनकी आपस में कुछ बात हुई होगी, मुझे कुछ नहीं पता है। अभी तक मेरी कोई सपोर्ट ही नहीं की है। इतना बड़ा कांड करने के बाद में और पुलिस वालों ने आधी बात नहीं की उन लोगों के साथ, और हमें हड़काया गया था। हमारे ज़बरदस्ती साइन लिए जा रहे थे, पुलिस वाले हमारे साइन ले रहे थे कि ये कह रहे थे कि भैया इस पर साइन कर दो, अपने बहन को ले जाओ, बच्चे के लिए भी ले जाओ। ये सब बातें हुआ हुई थी। राधा। जोर तो बोलिए। राधा। क्या हो गया बताइए। हमें वो लोग मारते हैं, मारपीट करते हैं और परेशान करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों का हमारा कुछ नहीं है। कौन सा मामला? थाना कौन था? थाना फरीदपुर। कौन कौन मारते हैं? कौशल ने मारा था और उनकी फांसी पे कुंडे पे लटका दिया गले में, और आरेंदर ने मारा था और ससुर ने मारने की धमकी दी थी। अब वो तो कौशल तो मार ही रहे थे। थाने गई थी आप? थाने हम नहीं गए थे। चौकी पे चौकी वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने उनकी साइड ले रहे थे, मेरी कोई साइड ही नहीं, ना मेरी सपोर्ट कर रहे थे। और क्या कहना होगा? मेरे भाई को भी मारा था, फैमिली वाले हैं उनको भी घेर लिया और ताला। इन्होंने क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का आज गठन किया गया और बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हाफिज नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के नेतृत्व में की गई। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का आज सूबाई इजलास था, कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक ने फैसला लिया है कि शरई और मजहबी मामले में और कौमी मिली मामले में बढ़ चढ़ करके हम मुसलमानों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देंगे। और बोर्ड ने यह भी फैसला लिया है कि आफत नाहगानी के वक्त, यानी कहीं भी अगर आसमानी तौर पर नुकसानात होते हैं या फ़िरक़ा वाराना फसाद होता है, तो वहाँ पर बोर्ड के लोग और उलमा इमाम मसाजिद ये लोग मदद के लिए वहाँ खड़े होंगे और रिलीफ का काम करेंगे। सियासत में ये फ़ैसला किया है कि अभी कोई भी सियासी पार्टी की तरफ से ना ऐलान किया जाएगा, ना हिमायत की जाएगी और ना मुखालफत की जाएगी। हाँ, जो मुसलमानों के लिए बेहतर होगा वो बेहतर फ़ैसले बाद में किए जाएंगे। लखनऊ में एक उलमा की, पूरे उत्तर प्रदेश के उलमा की बैठक होगी, उसमें सियासी तौर पर फ़ैसला लिया जाएगा। बहरहाल मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो मसाइल जू के तू हैं और वो हल अभी नहीं हुए हैं। पिछले 1947 से लेकर के अब तक मुसलमान माशी, इक़्तिसादी और तालीमी एतबार से पसमानदा है। उस पसमानदगी को दूर करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया ने कदम उठाया है कि हम खुद अलग अलग जगहों पर तालीमी मुहिम चलाएंगे। माशी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करने के लिए हम अपनी कौम को खुद कफील बनाने के लिए ऐसी तदाबीर
और ऐसे काम अंजाम देंगे जिससे उम्मत मुस्लिमा अपने पैरों पे खड़ी होगी। और ख़ास तौर पर ये भी एक प्लान में हमारे शामिल है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, मदारिस और मसाजिद और ईदगाहें हैं, जामा मस्जिद है, इन पर गैरों का कब्ज़ा होता चला जा रहा है। ये वो लोग जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, मुखालिफ हैं, इस सूफ़ी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, उनको भी हम लोग कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। और वहाँ पे जिन जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है, जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, हम उनसे उन मस्जिदों को, उन ईदगाहों को, उन मदरसों को, उन दरगाहों को बाजियाब कराएंगे और वहाँ पर उसको ही मुकर्रर किया जाएगा जो सूफ़ी विचारधारा का हामिल हो और मुत्तबे और फरमाबरदार हो, आला हज़रत के मसलक का मानने वाला हो। अब शहाबुद्दीन जी, आप जानना चाहेंगे, एक सरकार ने फैसला दिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम ने उम्र जो है 12 साल मुकर्रर की है बालिग की, और इसमें कहीं भी कोई कैद नहीं है कि बालिग होने के बाद। इन एजेंडा ये है कि जो मुसलमान कौम जो है इस वक्त पसमानदगी की तरफ चली जा रही है, जिसका कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने और तमाम कमेटियों ने रिपोर्ट दी है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हो चुके हैं, लेकिन वो रिपोर्टें छुपाई हैं, रखी हुई हैं, सदन के पटल पे कभी भी नहीं आई। तो उस माशरे में जो भी कमियां हैं हम लोगों के बीच में, इल्म को लेके, बेदारी को लेके, उसी की मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस्लाम में ख़वातीन का जो मामला है उसको दुनिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है। बताया जाता है कि इस्लाम में ख़वातीनों को साथ जो है दबाया जाता है, उनके हुकूक कम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ख़वातीन इस्लाम में ही हुकूक दिए गए हैं। यहाँ तक कि नबी करीम ने बताया कि जो जन्नत है वो भी माँ के पैरों के नीचे है, और माँ आप जानते हैं कि ख़वातीन है। तो लिहाजा हम लोग उनको भी बेदार कर रहे हैं और इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों में एक अलग इंतज़ाम हो और वो लोग भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, जमात के साथ तरावी पढ़ें, और पर्दे के साथ सारा एहतमाम हो। वो भी बाहर निकल के दीन और इल्म दोनों चीज़ जब जानेंगी तब हिंदुस्तान में बेटियों को बचाया जा सकता है। लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, उलमाए कराम को, अइम्मा को इत्तेहाद कर रहे हैं कि हम लोग मिल करके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया के ज़रिए कौमी, मिली, समाजी, मजहबी मामलात में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। शुरुआत में आप किन मौज़ूआत पर या किन पॉइंट्स पर अपनी शुरुआत करेंगे? इसकी मतलब सबसे ज़्यादा आपने किन पहलुओं को रखते हैं? सबसे पहला जो मामला हमारा ये है, जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, खेल हो रहा है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हो रहा है। और नामूस रिसालत पर हमला कुछ भी हो जाए मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ भी हो, जो साजिश हो रही है, नामूस रिसालत पर हमला करके सियासत की जा रही है और सरकारी मदद के साथ में हो रही है। इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और पूरी कौम परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इन मामलात पर हिंदुस्तान की मजाक बनाई जा रही है कि बताइए, किसी मजहब के पैगंबर के सामने गुस्ताखी करके आप सियासत कर रहे हो, ये क्या है? ये हमें सबसे ज़्यादा दुख है। जी, क्या नाम है? जयंत सिंह यादव। क्या समस्या आ रही है? ये 7वें वेतन और डीए का हम लोग का लाभ नहीं मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश की गन्ना सोसाइटी में कुछ जगहों पर लागू हो गया है, कुछ जगहों पर नहीं हुआ है। तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का भी सभी के बाद जैसे 7वें वेतन मिल रहा है, राज्य सरकार के बाद भी हम लोग को 7वें वेतन का लाभ मिले। इसमें आपकी शिकायत किया? शिकायत नहीं, हम लोग तो अपना जो उच्च अधिकारियों को जो अपना ज्ञापन है वो दिया है। ज्ञापन आज दिया। कौन से अधिकारी? गन्ना अधिकारी महोदय?
सुनवाई तो अभी फिलहाल भी कोई नहीं हुई। क्या नाम है? मेरा नाम जमल लाल। ये हमारा जो 7वें वेतनमान नहीं हो रहा है, डीए की किस्तें हमें नहीं मिल रही हैं। कुछ सोसाइटियों में लागू कर दी गई हैं, काफ़ी सोसाइटियों में लागू नहीं की गई हैं, जबकि सबको एक समान मिलना चाहिए, मगर हम लोगों को भी नहीं मिल रही, इसीलिए हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। कितने लोगों को नहीं मिल पा रही है? बरेली में केवल 2 समितियों में हुआ है, 7 समितियों में। हम अधिवक्ताओं को, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह एडवोकेट है और मैं कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए पद का प्रत्याशी हूँ और बरेली बार एसोसिएशन की तरफ से चुनाव जो हो रहे हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो जीतने बाद सबसे पहले आप अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वच्छ पानी, स्वच्छता और चैम्बर्स की दिक्कत है और भी बहुत सी सारी समस्याएं हैं जो सभी लोगों को इलेक्शन के बाद मीटिंग की जाएगी, फिर बैठ के उनसे बातचीत की जाएगी और जो भी समस्या होंगी, चाहे पानी से जुड़ी हों, चाहे सफाई से जुड़ी हों या और कोई मुद्दे हों, जैसे बरेली बार में कोई भी समस्या अधिवक्ताओं के साथ आती है या कोई भी जो भी मान लो कानून में जो भी अगर अधिवक्ताओं प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी बिल है या कुछ भी है, कोई भी अगर उसके लिए जो समस्या अध्यक्ष जी हैं और सचिव साहब हैं उनके माध्यम से उनको बताया जाएगा और उसका निस्तारण करने का पूरा सहयोग किया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। और जैसे बहुत सी सारी समस्याएं हैं, जैसे थाने में बहुत सुविधाएं नहीं होती हैं किसी भी अधिवक्ताओं के लिए, जैसे क्लाइंट अगर जाता है तो वहाँ पे उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर कोर्ट में आते हैं यहाँ पे, तो सारी समस्याओं का यही निराकरण किया जाएगा। और जो भी कानून जो भारत सरकार लागू करती है या बार काउंसिल ऑफ लागू करती है या यूपी बार काउंसिल लागू करती है, उनका संज्ञान लेके अध्यक्ष जी और माननीय सचिव साहब जो भी बनेंगे उनको संज्ञान में दिया जाएगा और जो भी हमारे स्तर से कोशिश की जाएगी पूरी कि जो भी समस्या है उनका पूर्ण निराकरण हो और शासन प्रशासन की तरफ ये ध्यान आकर्षित किया जाएगा और जो भी समस्या है उनको बता के उनको निस्तारण के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। पत्रकारों के लिए क्या करेंगे आप? पत्रकारों के लिए जो भी सुविधा होगी, आपको जैसे आपकी समस्या बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी बैठने की दिक्कत है, तो सब लोग हाँ बाबूजी कह रहे हैं चैम्बर के लिए, तो जो भी हो हाँ आप सभी लोगों को एक उचित सम्मान दिया जाएगा और जो भी हमसे हो सकेगा, जो भी आपकी समस्या होगी आप बताएंगे, बैठ के वो सारी समस्या निस्तारण करने का पूरा सहयोग होगा और पूरी प्रयास होगा। बताइए क्या नाम है आपका? मोतीराम मौर्य एडवोकेट। वैसे किस पद से खड़े हो रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए हूँ, बरेली बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। वैसे चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में तमाम अवस्थाएं हैं, प्रेस के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला मेरा मुद्दा जो होगा, जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं उनको बैठने के लिए कॉमन रूम, शौचालय आदि की व्यवस्था करेंगे और जो न्यायालय में हमारे जो महिला अधिवक्ता है उनको दिक्कत और परेशानी होती है और अपनी बात कहने में उनको भीड़ की वजह से पूरी सफलता नहीं मिल पाती और अपने क्लाइंट के साथ वो अपना पूरा न्याय नहीं कर पाती। तो सबसे पहले हम ये व्यवस्था करेंगे कि न्यायालय में जब वहाँ पर जब बेल की सुनवाई हो या किसी केस की सुनवाई हो तो सभी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सीट प्रदान करेंगे और जिसका नंबर आता जाए उसको वहाँ पर अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, खासतौर से हमारी महिला अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि भीड़ की वजह से वहाँ पर वो अपनी सही बात नहीं रख पाती है। तो हम ये भी व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम बार और बेंच में सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे। हमारे सभी अधिवक्ता साथी हैं और यहाँ पर कोई जाति और धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, हमारी जाति सिर्फ अधिवक्ता की है। दूसरी बात यह है कि न्यायालय में जो भ्रष्टाचार जिसको लोग कहते हैं उसको भी हम उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और ख़ासतौर से जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए
वकालतनामा लगा करके ही वहाँ पर जो चालान वगैरह है उनको भुगतने का वो काम हो, उसके लिए उनकी आय बढ़ेगी और उनका उत्साह भी बढ़ेगा। तो और दूसरी बात ये है कि मैं जो बार का जो कार्यकाल है 2 साल की बजाय 1 साल करेंगे और उस समय जो हमारा सीनियर मोस्ट होगा क्रमवार उसको अध्यक्ष बनाने का हम लोग काम करेंगे। अधिवक्ता साथियों के साथ बैठ करके सब जो सारी समस्याओं का जो निराकरण करने का जो भी प्रयास होगा वो मैं करूँगा। और जहाँ तक है कि मैं खासतौर से हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उनको लाइब्रेरी के लिए और उनको स्टाइपेंड दिलाने के लिए अपनी बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद से और सरकार से हम सिफारिश करेंगे और प्रयास करेंगे। अगर सत्ता में हमारी पार्टी आती है, अगर हमारे मतलब भी, तो निश्चित रूप से हम पार्टी के माध्यम से सरकार से भी और बार काउंसिल से भी हम निवेदन करेंगे कि जूनियर अधिवक्ता को प्रोत्साहन राशि उनको दिलाई जाए। और एक खास बात और है कि मेरे अधिवक्ता साथी की कहीं अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो सबसे पहले अपने मेयर साहब से एक निवेदन करूंगा कि वाहन की स्टैंड की व्यवस्था करें और चैम्बर बनवाने के लिए अपनी सरकार से बार काउंसिल से हम पैसा मांगेंगे। और उस समय सबसे प्राथमिकता जो होगी हमारे जो जूनियर महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए प्राथमिकता दूंगा और उनको चैम्बर को अलॉट कराने का सबसे पहले काम करूँगा। एक सवाल और सर, यहाँ पर कचहरी जो डीएम ऑफिस के आगे जाम का व्यवस्था रहती है जी हाँ तो इसके लिए आप क्या? उसके लिए मैंने अभी मैंने वही बताया था कि जब यहाँ पर जो है वाहन स्टैंड जो है लोअर स्टेट पर सबसे पहले वाहन स्टैंड बनवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हमारे जो बातकारी लोग हैं उनको वाहन खड़े करने की दिक्कत होती है, इसमें जाम लगता है, उसको हटाने के लिए सबसे पहले मैं वाहन स्टैंड बनवाने के लिए भी काम करूँगा।